चलो तो आज हम लोग जो है स्फेरिकल मिरर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इमेज का फॉर्मेशन, उसके बाद मिरर का फॉर्मूला और मैग्निफिकेशंस ये सब देख चुके थे। अब थोड़ा सा एडवांस टॉपिक में आते हैं और हम लोग पढ़ेंगे आज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, है ना। यानी अब हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो एक चीज़ ध्यान से समझना तुम लोग, ठीक है ना, कि अगर तुम वेलोसिटी के बारे में पढ़ोगे तो हम लोग जो है दो कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये अगर मैं यहाँ बताऊँ, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लूँ, अगर सपोज करो एक ये मिरर है, ओके, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल होगा, ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये फोकस होगा। आप ऐसा जानते हो, है ना। सपोज करो हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। अब इसका इमेज कहीं बनता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मान लो यहाँ पे इमेज का बन गया, ए डैश और बी डैश इसका इमेज बन गया, ठीक है। अब तुम समझो हमारा जो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट क्या करे, मूव करे। फिर से सोचो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट मूव करे तो ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो इमेज भी मूव करेगा, है ना। तो हम ये बात करें, अगर ये मिरर है तो हम सारे के सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे मूव कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे मूव कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे भी मूव कर सकता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना, या डाउनवर्ड भी मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी क्या ले रहे हैं, है ना, कि इफ मूवमेंट इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गया मतलब क्या, कि हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करें, यानी कि अब अभी हम पहला कैसे मानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ आ रहा होगा। फिर से याद करो, अब कुछ नया नहीं है, मैं प्लेन मिरर में स्पीड या वेलोसिटी की बात चर्चा किया था। अब मैं यहाँ पे तुम बता रहा हूँ, फिर से ध्यान देना कि अगर राइट साइड कोई जा रहा है तो इसको पॉजिटिव लेना, अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो निगेटिव लेना, है ना। अभी हम वर्टिकल की चर्चा करेंगे ही नहीं, इसलिए नहीं करेंगे कि वर्टिकल की यहाँ पे बात है नहीं, लेकिन अगर मान लो ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो निगेटिव, है ना। तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक काम कर, अगर आपको मैं लेट एज्यूम कर ले कि वेलोसिटी जो है VOM, यानी ये क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है किसका बताओ तो, ऑब्जेक्ट का है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब सोच जरा कॉमन सेंस लगा करके कि सर अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो ये है यही यू होता था, है ना, ये क्या होता था बाबू, यही ना यू होता था, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो अगर ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग या तो राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा तो यू क्या होगा, वेरी करेगा, यानी कि वेरिएशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि VOM जो है वो नथिंग बट DU अपॉन DT है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ U है, रेट ऑफ चेंज ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यही है ना बाबू। उसी तरीके से अगर मैं VIM बोलूं, यानी क्या है, वेलोसिटी है किसका, इमेज का, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ओके। तो यहां पर मैं लिखूंगा यानी कि VIM इज इक्वल टू DV अपॉन DT। क्यों लिखेंगे DV अपॉन DT, यानी कि रेट ऑफ चेंज किसका भाई, ऑफ V का, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर के। अब इसको समझना बाबू, है ना, क्यों, क्योंकि इमेज यहाँ पे बना है तो यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस होता था इसी को V बोलते थे। तो अगर ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे तो U चेंज होगा, उसी तरह से अगर U चेंज होगा तो V भी चेंज होगा, यानी कि V में जो चेंज होगा वो किसका वेलोसिटी बताएगा, इमेज का, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। एंड इन सिमिलर फैशन जो U में जो चेंज होगा वो किसका वेलोसिटी बताएगा, ऑब्जेक्ट का, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। प्लीज
मेरे बच्चे ध्यान रखना, ये विथ रिस्पेक्ट टू मत भूलना है ना। रिलेटिव वेलोसिटी अगर भूल जाएगा तो तुम्हारा कबाड़ा हो जाएगा एडवांस में, ठीक है ना। तो रिलेटिव यानी किसके रिस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं, इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब तो तुम्हारा काइनेमेटिक्स है, बचपन का चीज है ना। अब डोंट कंफ्यूज विथ यू हेयर, यानी इन केस ऑफ मिरर u और स्मॉल v, फिर से सुन लो, u and small v is the distance, not speed, not velocity. Capital V OM is the velocity of object with respect to mirror and capital VIM is the velocity of image with respect to mirror, है ना। But small u and small v, or you can say small f, that is focus, है ना, it is what, distance in case of mirror, understand। चलो बहुत ही आसान बात है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। एक मिरर के लिए फोकस चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो सकता है, वेलोसिटी की इमेज का डिस्टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन फोकस क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मिरर तो भैया वही है, सिर्फ ऑब्जेक्ट अपने जगह से क्या हो रहा है, खिसक रहा है ना। इमेज क्या है अभी भी, सॉरी मिरर क्या है, वहीं पे है। और अगर मिरर वहीं पे है तो मिरर के फोकस में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो हम मानेंगे क्या कि फोकस जो है मिरर का वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब क्या, एक बार तुमने जो मिरर लिया उसका फोकस जो बन करके आया होगा, मैन्युफैक्चर होकर के आया होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, हमें डिफ्रेंसिएशन करना है तो डिफ्रेंशिएट कर दे बाबू, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो पहले इसका v के रिस्पेक्ट में तो -1/v इंटू टाइम के रिस्पेक्ट में तो dv/dt। उसी तरह के इसका भी पहले तो प्लस में क्या लिखेंगे, -1/u², सॉरी v² होगा बच्चे, क्योंकि v के 1/v का -1/v² होगा, और फिर v का dv/dt होगा। 1/u का क्या होगा, u के रिस्पेक्ट में -1/u² होगा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा du/dt। और इधर क्या हो जाएगा बच्चे, f का 0। क्यों होगा 0? क्योंकि सर f तो कांस्टेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं बाबू, इजी वे में लिख सकता हूं माइनस, तो ये देखो इधर ये माइनस है ना, तो इसको लिखो -1/v² dv/dt माइनस 1/u² du/dt इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर लेके आ जाओ, ये क्या आ जाएगा, dv/dt माइनस 1/v² इज इक्वल टू, इधर लेके आओ, 1/u² du/dt। अब इसको भी को इधर लेके चले जाओ और माइनस को भी लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, dv/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v²/u² इंटू du/dt। क्लियर है बाबू? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। यानी कि dv/dt वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर किसके बराबर है, तो माइनस ऑफ v² यानी कि इमेज डिस्टेंस का स्क्वायर और अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू du/, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर मान ले कि मिरर भी दौड़ना शुरू कर दिया तो मिरर का भी हम स्पीड को कंसीडर कर लेंगे, और तुमको आता है कंसीडर करने के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि इफ vm इज द वेलोसिटी ऑफ मिरर, तब क्या करेगा बाबू तुम, कुछ नहीं सर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v²/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना। और यही हो गया मेरा क्या चीज, रिलेशन। फाइनल रिलेशन यही है, जब मिरर का स्पीड ले लेंगे तो। ऐसे हम लोग होशियार हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा ही टैलेंटेड है तुम लोग। ओके, तो यही याद रखेगा तो काफी है। क्या भाई, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, फिर से सुन लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर मिरर का वेलोसिटी दिया तो तुम इसमें पुट कर देगा, तुमको आता है और तुम बना लेगा। समझ में आ रहा है बात? तो बहुत ही इजी है, तुम होशियार है और तुमको आता है, मैं ऐसा मान करके चलता हूं, ठीक है। बहुत मजेदार एकदम एडवांस तक का क्लियर ही करेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आगे हम लोग चले जाएंगे। ओके, चलिए, तो हम लोग क्या किए, हम अभी मान करके चले कि ऑब्जेक्ट
प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा होगा, है ना, यानी कि मूवमेंट जो होगा इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस होगा। क्या मूवमेंट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी क्या लेंगे कि मूवमेंट अगर हम लेते हैं क्या चीज, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो लेते हैं। तो क्या होगा, इफ मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बाबू इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद करो सर, ये हाइट था किसका, ऑब्जेक्ट का, और ये क्या था बाबू, सर ये हाइट था किसका, इमेज का। तो सोच जरा सा, ये हाइट कहां से लेता है तू, प्रिंसिपल एक्सिस से लेता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से सुनो, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। फिर से सुनो, यहां पे जो वेलोसिटी होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा सर। बहुत अच्छी बात है सर। तो अगर मैं लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी क्या है, वेलोसिटी है किसका, ऑफ ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और कितने के बराबर है, तो सर बहुत आसान है ये, यानी हाइट में चेंज होगा तो d ऑफ h नोट अपॉन डी टी। वेरी गुड। उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है किसका भाई, इमेज का, विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसे तुमको पूछेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस क्या लिख सकते हैं, सर हाइट इमेज वाला में चेंज होगा तो डी एच आई और अपॉन डी टी, डी एच आई अपॉन डी टी। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन एक चीज तुमको समझ में नहीं आया, वो क्या, कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है और अगर ये ऑब्जेक्ट तो इसका ऊपर गया या नीचे आया, तो ये u हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इमेज छोटा या बड़ा होता है या ऊपर नीचे होता है तो v में कोई चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि u यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और v यानी इमेज का डिस्टेंस, है ना, स्मॉल v, दोनों क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि मूवमेंट जो है इमेज का या ऑब्जेक्ट का वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, और इन केस ऑफ परपेंडिकुलर मूवमेंट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है बात, तो यानी u और v क्या है, कांस्टेंट। अब देखो हमें इसका रिलेशन निकालना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इन्वॉल्व होता हो, और वो तुमको पता है क्या, मुझे भी पता है, मैग्निफिकेशन वाला लोचा, है ना। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे और जस्ट उसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड फाइनली वी गेट द एक्सप्रेशंस, है ना, फॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो नो इशू। चलो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूंकि m जो होता है वो इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, और ये किसके बराबर होता है, तो माइनस वी अपॉन यू होता है। सर बहुत अच्छी बात है, इसको लिखते हैं एच आई इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और यहाँ पे एच नोट रहने दो। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे बच्चे, डी एच आई और अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इंटू डी एच नोट अपॉन डी टी। ये क्या है बच्चे, वेलोसिटी ऑफ है इमेज का, किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, नोट पोल के रिस्पेक्ट में। प्लीज रिमेंबर प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि जब हमारा मिरर ऊपर या नीचे होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस भी ऊपर नीचे होगा, एंड दैट कंडीशन वी शुड कंसीडर द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ मिरर ए हेयर, बिकॉज द वर्टिकल मूवमेंट इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, किसके लिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू
प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो हम लोग क्या देख लिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज देख लिए अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और वेलोसिटी ऑफ इमेज देख लिए परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं इसको समझने के लिए, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखो क्या है कि तुम लोग जब मेहनत नहीं करोगे ना तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेहनत बहुत जरूरी है। ओके, विदाउट हार्डवर्क, मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज इस गलतफहमी में मत रहना कि कोई शॉर्टकट है। और देख, एक दो छोटा छोटा ऊपर ऊपर का चीज बताने से तुम निकाल नहीं सकते हो आईआईटी और नीट। तुम्हें पूरा डिटेल में घुस करके बनाना होगा, ठीक है। हर एक कंसेप्ट को टच करना होगा, हिट करना होगा, उसके क्वेश्चंस करने होंगे, एंड देन ओनली यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस, है ना। इधर इट इज जेईई मेंस और एडवांस और नीट। ओके, तो प्लीज बी केयरफुल while study, है ना। Try to hit all the topics which is necessary or essential for your competitive examinations. Okay, चलो एक क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, सपोज, ओके चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द गिवन फिगर। फिगर ये दिया हुआ है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है पोल से, 30 सेंटीमीटर पे है। तो देखो इधर इसका रे किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, और कहीं से इसे वापस आएगा। तो देख, तो रे उधर जा रहा है और पोल से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल वाला, तो पोल से हम इधर आएंगे तो यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यू कितना है, -30 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकस, तो इसका फोकस किधर होगा, इधर ही होगा कहीं, इधर होगा तो कितना होगा, -10, तो -10 सेंटीमीटर। अब हमें भी पता है क्या, नहीं पता है, तो भी निकालना पड़ेगा ना, तो निकाल लेते हैं। 1/v + 1/u = 1/f। चलो भाई लिखते हैं 1/v = 1/f - 1/u 1/f, तो यानी कि -1/10। ये माइनस है और माइनस है, प्लस हो जाएगा तो +1/30। एलसीएम बताओ, 30 तो -3 और +1 तब कितना बताओ, -2/30, यानी 1/v = -2/30। कितना आ गया, v = -15 सेंटीमीटर। कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू, v की वैल्यू, है ना। अब देख यहाँ पे देखो, समझो बात को, यहाँ पे मिरर भी दौड़ रहा है किधर की तरफ, लेफ्ट साइड में, और ऑब्जेक्ट राइट साइड में, यानी कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कितना दिया हुआ है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 2 मीटर पर सेकेंड। कितना प्लस में, मिरर का कितना है, माइनस है, 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ लगा दे फॉर्मूला, यानी मिरर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगेंगे, चूंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि क्या, मिरर, यानी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला ये नहीं लिखा, लिखूं तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू क्या लिखेगा तू, -v² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, यानी कि क्या लगा दिए हम, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो vi हमें निकालना है, रहने दे vi, माइनस मिरर का स्पीड कितना है, -1 है, तो -1 लिख दे, इज इक्वल टू माइनस रहने दे, v² यानी कि -15 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 225 और अपॉन यहाँ पे यानी कि -30 का स्क्वायर तो फिर से प्लस हो जाएगा, तो 900। ओके, यानी कि और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में है इधर की तरफ, तो 2 और फिर माइनस, और वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, -1 है, तो -1। क्लियर है यार, कोई टेंशन नहीं है। तो ये vi आइए -+1 इज इक्वल टू कितना होता है, ये पता नहीं मेरे को, वही मतलब जो है आप लिख सकते हो इसको डिवाइड करने के बाद, तो 15 दूनी 15, 4 बार, है ना, तो -1/4। और यहाँ पे क्या होगा बच्चे, 2 और +1 3 हो गया ना, तो 3, तो -3/4। तो इसको इधर भेज दो, तो vi जो होगा बच्चे क्या हो जाएगा, -3/4, और इधर आकर के -1, तो कितना हो जाएगा, -7/4 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो है हमारा इमेज दौड़ रहा होगा किसके रिस्पेक्ट में, नोट मिरर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। क्यों, क्योंकि हम मिरर को यहाँ पे घटा दिए हैं, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो मिरर का होगा कितना होगा, -7/4 मीटर पर सेकेंड होगा। समझ में आ रही बात, तो इजी है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दो, काम खत्म, कोई टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ रही बात, इजी है यार, एकदम से इजी है, काहे परेशान हो रहे हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन इजी बन गया। अब चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं
और इसमें कॉन्सेप्ट क्या सीख सकते हैं बताओ मेरे को। और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग जो है ना कि अभी इसको समझ गए। मैं बता रहा हूँ बार बार कि तुम्हें जो है ना ये सब एडवांस का है, ठीक है। और अभी मैं इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाला हूँ, टोटल एडवांस का क्वेश्चंस करने वाला हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि इंक्लाइन दे दिया तो मैं करवा चुका हूँ, उसको एक्स और वाई में रिजोल्व कर दो, एक्स को अलग बनाओ, वाई को अलग बनाओ और लास्ट में दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, एक क्वेश्चंस और मैं करता हूँ, है ना। थोड़ा सा वो जो क्वेश्चंस है वो इजी है, कोई टफ नहीं है और अलग ढंग का क्वेश्चंस है, ठीक है। कोऑर्डिनेट टाइप का क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिक्स कर दिया है क्वेश्चंस में। आपको बेसिक लॉजिक लगाना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। वो क्वेश्चंस में क्या है बताओ मेरे को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्वॉल्व है। तो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, यही क्वेश्चंस है। क्या है क्वेश्चंस, पढ़ो जल्दी फटाफट। फिगर शोज अ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव है, विथ इट्स पोल एट ओरिजिन एंड प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। यानी एक पोल है जिसका कि पोल ओरिजिन पे है और क्या है, इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। अब बोला कि देयर इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो होगा यहीं पे पॉइंट ऑब्जेक्ट, यही होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसका कोऑर्डिनेट है कितना, -41, है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, जीरो से ओरिजिन से मेजर करेंगे तो ये 40 है और ये डिस्टेंस कितना है, 1 है। और हमें पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या कि कुछ दिया नहीं है किसके बारे में। हाँ, इसका क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि इधर की तरफ इसका सेंटर जो है हमारा यहाँ से कितना है, 10 सेंटीमीटर पे है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर की वैल्यू दे दिया है तो यार रे तो ऐसे जाएगा ना, तो अगर ऐसे जाएगा तो यानी कि डिस्टेंस पोल से हम लोग लेफ्ट की तरफ तो -10 सेंटीमीटर, तो एफ कितना हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा इसको मैं एच ओ मान सकता हूँ क्या, एच ओ, हाँ सर मान सकते हैं, +1। क्या इसको मैं यू मान सकता हूँ क्या, यू कितना, तो -40 सेंटीमीटर। ईजी हो गया ना, अब तो नहीं हो गया ईजी, बहुत ईजी हो गया। क्यों, क्योंकि सर हमारा ये डिस्टेंस तो 1 है और ये डिस्टेंस 40 है, तो क्यों ना इसको यू मान लें, इसको एच हाइट के टर्म में ले लें इस पॉइंट को, तो ईजी। तो पहले भी निकाल लो, तो निकाल लो भाई। तो क्या निकालेंगे हम, नाउ क्या करेंगे, 1/v + 1/u = 1/f लगा दो, 1/v बराबर 1/f - 1/u लिख, f के जगह पर -5 है तो 1 - 1/5, अब माइनस, और 1/u माइनस में है ना, कितना है, -40 है ना, तो तो 1/-40 लिख दे, तो ये +40 हो जाएगा ना। अच्छा 5 और तो इधर 1/v बचेगा। अच्छा बच्चे 1/v = 5 और 40 का एलसीएम कितना होता है, प्लीज यार हमें बता देना, 40 ही होता है क्या, तो कितना हो जाएगा, इधर -8 इधर +1, तो कितना हो जाएगा ये 1/v = -7/40, यानी v = कितना 40/7, माइनस में कितना आ गया 40/7। सही निकाला हूँ ना, देख मेरा मैथ में जो है अभी जल्दीबाजी करने के चक्कर में 5 और 40, वैसे मेरा मैथ अच्छा है, 5 से 1 8, ठीक है सही है ना, लेकिन अभी जल्दीबाजी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है। तो v की वैल्यू कितनी आई, तो आया -40/7 आया, सही है। और हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, तो जानता है, तो चूंकि m बराबर कितना होता है -v/u, एक और फॉर्मूला तुम लोग जानता है नहीं, हमें पता है, तो लिख -v के जगह पे -40/7 और अपॉन u के जगह पे -40 = hi के जगह पे निकालना है, h0 के जगह पे सर ऊपर है तो +1 लिखिए, तो +1। अब एक काम कर, माइनस रहने दे, आइए माइनस से माइनस गया, उतना 40/1/7, तो hi = 1/7 में माइनस में आया। अच्छा देख, ओरिजिन से भी लेंगे और ओरिजिन से प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आएंगे, तो भी कितना है -40/7 है और हाइट ऑफ इमेज कितना है, तो -1/7 है। यानी कहाँ पे होगा बच्चे, ये जो होगा सर ये कहीं
इस ऑरिजिन से अगर मैं इसको यहाँ पे आई एक्सिस के तरह से ट्रीट करूँ तो इधर से -40/7 यानी 7 छक 42 6 के आसपास, यानी यहाँ पे कहीं होगा, और नीचे कितना 1/7 यानी यहाँ पे कहीं होगा। तो यही हमारा होगा V का O डैश होगा, नहीं अगर ये सॉरी अगर यहाँ पे O है तो ये O डैश होगा, और यही -1/7 हो जाएगा, ये -40/7 हो जाएगा, है ना। यानी कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तो इसीलिए कोऑर्डिनेट जो हो गया, कोऑर्डिनेट किसका, इमेज का कितना हो गया बाबू, तो -40/7 -1/7, है ना, है कि नहीं। कोऑर्डिनेट है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और वर्टिकल वाला डिस्टेंस y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को u बोलते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और वर्टिकल डिस्टेंस को h0 बोलते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। उसी तरह से इमेज के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को स्मॉल v बोलते हैं, और वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं, hi बोलते हैं। यानी कि v की वैल्यू -40/7 है, और यानी x कोऑर्डिनेट है, और ये hi की वैल्यू कितनी है, -1/7 है, यानी कि y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, मतलब कि ऑरिजिन से बाएं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा कि नहीं होगा। तो यही हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। तो कोऑर्डिनेट निकल गया -40/7, -1/7, है ना, बहुत मजेदार। तो आपको किसी तरीके से कुछ भी इन्वॉल्व करके दे दे, आप इजीली उसको बना सकते हो बिना कोई टेंशन के। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और फोकस्ड रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते रहना है, ठीक है। अब हम लोग एक मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कटिंग ऑफ मिरर, यानी मिरर को जब कट कर देंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो उसका फंडा बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान है, देखते हैं। बेसिक चीज़ें ध्यान देते जाओ, मज़ेदार लगते जाएगा, है ना, कोई इशू नहीं होगा, और तुम्हें लगेगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो क्या है कि अच्छा लगता है। चलो तो हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, कटिंग ऑफ मिरर। अब एक काम करो, मान लो ये हमारा मिरर है और ये हमारा ये भी ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर है, इसका फोकस है। अब इसको तुम कट कर दो यहां से और इसको ऐसा बना दो। अब देखो तो हम क्या किए, कट कर दिए हाफ। तो ध्यान रखें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है कि इफ वी कट द मिरर इन नंबर ऑफ पार्ट्स, आप बहुत सारे पार्ट्स में कट कर दिए हो, ठीक है, बट the resulting mirror is the part of same sphere, then है ना, there is no change in radius, focus and image. Only intensity will get reduced by the fraction. जिस रेशियो से कट करोगे उसी रेशियो से आपका डिक्रीज हो जाएगा इंटेंसिटी। सुनो ध्यान से, इफ वी कट द मिरर इन नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने भी नंबर में काट दो तुम,
लेकिन अगर जो काटने के बाद जो मिरर है वो अभी भी उसी स्फीयर का पोर्शन है, यानी उसके ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो देखो ध्यान से, ये हमारा मिरर था और इस मिरर को हम आधा से क्या कर दिए, यहाँ से कट कर दिए, लेकिन अभी भी इसका सेंटर वही है, फोकस भी वही है और ये अभी भी उसी स्फीयर का पार्ट है। इसके कोई भी डिस्प्लेसमेंट इसमें हम नहीं किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसके पोजीशन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किए हैं, तो इसके मिरर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि यहां पे नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज तो 1 होगा, यहां भी नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज तो 1 ही होगा, लेकिन क्या होगा, बट इंटेंसिटी जो होगा बच्चे गेट्स हाफ, है ना। क्यों हाफ हो जाएगा वो समझो, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारा रे निकलता है, हम इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 दिखाते हैं, लेकिन अब इससे जितना भी इमेज जाए, जितना भी रे जाएगा, सब के सब मिरर पे पड़ेगा और सब रिफ्लेक्ट होकर के उसी इमेज पे जाएगा, तो इमेज का ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। लेकिन अब अगर इस केस में होता बच्चे, तो यहां से जो भी रे निकलता वो इधर तो रिफ्लेक्शन बंद हो जाता, यानी कि रिफ्लेक्शन सिर्फ इसी पोर्शन में होता और यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहां जाता, पहले जहां इमेज बन रहा था अभी भी वहीं बनेगा, लेकिन पहले इतना दूर से रिफ्लेक्ट होकर के वहां पे इमेज रे जाता था और अब सिर्फ इतना ही दूर से रिफ्लेक्शन होकर वहां पे जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज फॉर्मिंग इमेज विल गेट रिड्यूस्ड, इसलिए वहां पे ब्राइटनेस कम हो जाएगा और जब ब्राइटनेस कम हो जाएगा तो हमारा इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा। तो कितना घट गया, हाफ घट गया, तो इंटेंसिटी भी हाफ हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले इतना एरिया से रिफ्लेक्शन हो रहा था तो ज्यादा रेज इमेज के पास पहुंच रहा था, लेकिन अब जो यहां से रे जाएगा, मतलब ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये सारा सारा रिफ्लेक्ट होकर के कहां पड़ रहा था, इमेज में पड़ रहा था, यहां पे पड़ रहा था। समझ में आ रहा है बात को, यहां पे इमेज है तो यहां पे ब्राइटनेस ज्यादा था, अब ये जो रे जाएगा तो यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, अब इधर जो जाएगा, इधर जो जाएगा ये तो नहीं ना लौटेगा, ये तो पास कर जाएगा, तो इतना ही दूर में रिफ्लेक्ट होकर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, तो देखो ध्यान से, अभी भी इमेज वही बन रहा है जो पहले बन रहा था, लेकिन अब इतना ही दूर से रे यहाँ पहुंच रहा है, ये सब रे भाग गया तो यहाँ पे ब्राइटनेस कम हो गया, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ना इसके फोकस में चेंज होगा, ना इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस में चेंज होगा, और ना इमेज में कोई चेंज होगा। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल्स के तौर और समझते हैं ना। क्या है ना कि बहुत मैं दिमाग में घुसा दूंगा, आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान देते रहो। ठीक है, चलो और एक हम लोग इसको और समझते हैं। चलो देखो, मान लो कि ये हमारा इमेज मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब इसको मैं क्या किया, अभी ऐसा ही पोर्शन है, ये मैं बनाने के लिए इसको मिटा रहा हूं। देखो समझना ध्यान से, क्या किए हम, यहां से इसको कट कर दिए, इतना सेक्शन रहने दिए, सजा दिए, यहाँ पे अटका दिए होंगे, फिर ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अटका दिए होंगे, फिर ये वाला पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पे रखा हुआ है, फिर ये वाला यहाँ पे रखा हुआ है, यानी बाकी का क्या पोर्शन हटा दिए हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है
है ना। तो यहाँ से रे जाएगा तो इस पे रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ भी रे जाएगा तो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ भी रे जाएगा तो रिफ्लेक्शन होगा। तो हमारा कहने का मतलब इमेज तो बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी भी कहाँ बनेगा इमेज? जहाँ पूरा से जो इमेज बन रहा था पहले, अभी भी इमेज वहीं बनेगा। लेकिन जब इधर से जाएगा रे, इधर से जाएगा रे, या इसमें जाएगा रे, या इसमें जाएगा रे, या अगर इधर से कोई रे जाएगा तो ये वापस नहीं आएगा। लेकिन इतना पोर्शन में जो रे आएगा या इस पोर्शन में जो रे आएगा वो क्या होगा? आएगा कि नहीं आएगा? द नंबर ऑफ इमेज, यहाँ पे 1 था तो यहाँ भी कितना होगा? नंबर ऑफ इमेज अभी भी 1 होगा, लेकिन इंटेंसिटी घट जाएगा। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पहले रिफ्लेक्टेड रे पहुंच रहा था, अब उतना ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रे नहीं पहुंचेगा। तो फिर से सुनो, मिरर को कट करने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसके स्फीयर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अभी भी जिस स्फीयर का पार्ट ये है, ये भी उसी स्फीयर का पार्ट है, यानी इसका भी रेडियस अभी यही है, इसका रेडियस भी अभी यही है, इसका रेडियस भी अभी यही है, इसका भी रेडियस अभी यही है। सेंटर अब मतलब एक सबका कॉमन है, ठीक है ना। सेंटर और रेडियस में कोई चेंज नहीं किया ना, इसलिए इमेज के नेचर में भी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन हाँ, अब एक काम करते हैं, क्या? उसको समझो। अगर मैं तुमको ऐसे बोलूं कि बाबू ये हमारा, ये मैं मिटाता हूं, है ना, अभी समझ में आ रहा है बात ना, इसको मैं अभी मिटाता हूं और मैं एक काम करता हूं। क्या करता हूं जो समझना। ये हमारा तो मिरर है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है। अब इसको यहां से कट कर दो। अब कट करने के बाद क्या किया तुम कि इसका 2 पोर्शन हुआ। अब एक काम करो, इस पोर्शन को ऊपर भेज दो और इस पोर्शन को नीचे भेज दो, यानी ऐसे कर दो। पहले ये था सेंटर और ये था पोल। अब क्या हुआ? अब यहां पे पोल चला गया है P1 और यहां पे आ गया है P2 और ये सेंटर ऊपर खिसक गया है, यानी ये C1 हो गया और ये क्या हो गया? C2 हो गया है। मान लीजिए डिस्टेंस है कुछ 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। यानी क्या किए हम? मिरर को कट किए और कट करने के बाद उसको हम पोजीशन को ही चेंज कर दिए। यानी कि क्या है यहां पे? आफ्टर कटिंग मिरर पोजीशन ऑफ सेंटर इज चेंज्ड। तो अब क्या हुआ? इस पोर्शन का सेंटर यहां पे लाई करेगा और इस वाले पोर्शन का सेंटर यहां पे लाई करेगा, ठीक है। यानी कि नाउ सेंटर फॉर बोथ पार्ट्स विल बी डिफरेंट। होगा कि नहीं होगा? तो अगर यहां पे नंबर ऑफ इमेज अगर 1 है, ठीक है ना, यानी एक ऑब्जेक्ट अगर एक इमेज है, नंबर ऑफ इमेज अगर 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? अब तो 2 हो जाएगा। क्यों हो गया 2? क्योंकि अब ये एक ही स्फीयर का पार्ट नहीं है। इस वाले स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है तो इस वाले स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है, यानी ये अलग मिरर हो गया और ये अलग मिरर हो गया, तो 2 अलग अलग मिरर का तरह काम करने लगा। क्यों ऐसा हुआ बच्चे? क्योंकि हमने मिरर को कट करने के बाद शिफ्ट कर दिया। तो आफ्टर कटिंग द मिरर पोजीशन ऑफ सेंटर इज चेंज्ड, तो नाउ द सेंटर फॉर बोथ पार्ट्स विल बी डिफरेंट। और दोनों जब अलग अलग पार्ट हो गया तो अलग अलग मिरर हो गया, तो इमेज भी अलग अलग बनाएगा। समझ में आ रहा है बात? इंटेंसिटी भी यहाँ पे जितना होगा उतना ही यहाँ पे होगा, लेकिन इससे इसका इंटेंसिटी कम होगा। तो इसमें अगर नंबर ऑफ इमेज 1 है और अगर कट करके शिफ्ट कर दिए तो नंबर ऑफ इमेज 2 हो जाएगा, एक इसके द्वारा और एक इसके द्वारा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है ना, कि जब हम मिरर को कट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं
कि और एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, यानी कि हम दो मिरर को क्या करने वाले हैं, कंबाइन करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग उसका हेडिंग डालते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों मिरर यानी कि कोई भी मिरर को कंबाइन करे, चाहे प्लेन मिरर को कंबाइन करे, कन्वेक्स को कंबाइन करे, प्लेन को या कॉनकेव को कंबाइन करे, या कन्वेक्स को और कॉनकेव को कंबाइन करे, है ना। तो सभी मिरर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं, है ना, इसको क्वेश्चन को समझते हैं। दो मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है और दूसरा प्लेन मिरर है। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। इस मिरर का नाम दे दिया है M1 और इस मिरर का नाम दे दिया गया है M2। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, सुनना, आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। याद रहेगा, ये 3 लगातार रिफ्लेक्शंस के बाद क्या बनेगा इमेज वो निकालना है। लेकिन शुरू कहां से करें, तो बोल रहा है क्या कि टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, बोल रहा है ना, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। तो हम लोग लेते हैं भाई सबसे पहले फर्स्ट रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन किस पे होगा, तो इस पे होगा क्योंकि यही M1 है, यानी कनकेव पे होगा। तो भाई इधर से रे इधर आएगा, कहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो ध्यान अगर देने वाली बात यह है कि अब रे तो हमारा इधर आ रहा है, लेकिन पोल यहाँ पे, तो डिस्टेंस यहाँ से मेजर होगा, तो यहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो O यानी कि U की वैल्यू कितनी होगी, तो -15 होगा। ठीक है, और रेडियस ये सेंटर भी इधर ही है और रे इधर आ रहा है, तो यानी कि हम लोग पोल से अपोजिट जा रहे हैं, किसके, इंसिडेंट रे के, क्योंकि रे तो ऑब्जेक्ट से निकल के इमेज पे पड़ेगा, मिरर पे पड़ेगा, है ना। तो भाई हमें डिस्टेंस पोल से राइट जाना है, जबकि इंसिडेंट रे लेफ्ट आ रहा है, तो यानी कि हमें अपोजिट मूव करना है। तो रेडियस भी कितना है, 20 है, तो R की वैल्यू कितनी होगी, तो -20 सेंटीमीटर हो गया। तो F की वैल्यू कितनी होगी, तो -10 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि R/2। तो हम भी निकाल लेते हैं किसके द्वारा, पहले जो है कॉनकेव मिरर उसके तरफ। तो इसीलिए 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v = 1/f - 1/u, है ना। इसको लिखेंगे 1/f की जगह पर -1/10। ये माइनस यहाँ पे है और ऑलरेडी u माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/10। अच्छा, तो 1/v = 10 और 15। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है क्या, तो 30 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा कितना, -3, अब प्लस में कितना 2, तो कितना आएगा, v = -30 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि पहला जो रिफ्लेक्शन हुआ कॉनकेव मिरर के द्वारा, यानी कि M1 के द्वारा, तो इसका इमेज मिरर से माइनस यानी इधर की तरफ यहाँ पे बना, कितना दूरी पे, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे बना। ये मत कंफ्यूज होना बच्चे कि सर हम तो पोल से दाएं तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से लेफ्ट जा रहा है और हम मिरर के लिए डिस्टेंस मेजर करने के लिए मिरर के पोल से राइट जा रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस निगेटिव है, तो हम इधर की तरफ यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब दूसरा रिफ्लेक्शन किससे होगा, तो इस मिरर से होगा। तब बात करते हैं हम सेकेंड रिफ्लेक्शन। सेकेंड रिफ्लेक्शन, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन कहां से होगा, तो फ्रॉम प्लेन मिरर। तो भाई यही ना इमेज है, तो यानी ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, तो देखो टोटल कितना था 40 और ये कितना है 30, तो ये कितना हो गया 10। तो हमें यहाँ पे इमेज इसका बनेगा, यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा I', और ये कितना बनेगा 10 पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा, तो ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, है ना। यानी इधर तो इधर प्लस में लिख देंगे, इसके लिए माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस है। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया। कई गो रिफ्लेक्शन हुआ, पहला रिफ्लेक्शन इस वाले मिरर से, तो इमेज यहाँ बना, और ये इमेज
यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट रिफ्लेक्शन एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। हाँ या ना? हाँ। यानी कि जो इमेज बना था इस कॉन्केव मिरर के द्वारा पहला रिफ्लेक्शन में, वो इमेज प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया था। तो इस मिरर से कितना आगे रखा हुआ है? तो 10। तो इसका इमेज इधर बन गया कितना पे? यहाँ पे 10। अब 3 रिफ्लेक्शन है, तो एक हो गया पहला कॉन्केव मिरर से, दूसरा हो गया प्लेन मिरर से, अब फिर तीसरा किस पे होगा? तो फिर से कॉन्केव पे होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग थर्ड रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो अब हम किसकी बात करेंगे? थर्ड रिफ्लेक्शन। तो इसको मिटाता हूं और लिखता हूं मैं थर्ड रिफ्लेक्शन। थर्ड रिफ्लेक्शन। तो सोचो जरा सा, थर्ड रिफ्लेक्शन कहां पे होगा? तो फिर से देखो, इससे हो गया, इससे हो गया, फिर से इसी पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। यानी कि अब ये जो है, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इन सेकेंड रिफ्लेक्शन acts as object for concave mirror। तो यानी अब वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए यहां से यहां तक कितना है? 40, और ये कितना है? 10। तो u कितना हो जाएगा? -50 हो जाएगा, क्योंकि यहां से रे अब इधर आएगा मिरर पे, तो फिर से रे लेफ्ट आ रहा है और हम इमेज उधर मेजर करें, तो ऑब्जेक्ट उधर मेजर करें, तो -50। एफ कितना रहेगा? अभी वो इतना रहेगा, -10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस 20 है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिरर अभी भी वही है। तो अब फाइनल इमेज, इसलिए 1/v + 1/u = 1/f। हमें v निकालना है, 1/v = 1/f और -1/u लिखेंगे। 1/v = 1/f यानी कि -1/10 और माइनस, और यहाँ पे 1/u यानी कि -1/50। एलसीएम कितना? 50, -5, और ये माइनस प्लस, +1 कितना आ रहा है? -4/50, 1/v है ना। इसलिए v की वैल्यू कितनी आ गई? -12.5। यानी कि कहाँ पे? इससे यहाँ पे ये इमेज हो गया I3। कितना दूरी पे? 12.5 पे। माइनस क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारा इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, हम पोल से राइट जाएंगे अभी भी। यानी क्या है ये? यही है 12.5 सेंटीमीटर। यानी निगेटिव है तो रियल ही होगा, तो रियल इमेज होगा। तो 3 रिफ्लेक्शन के बाद तो भाई हमें देगा, तो पहले जैसे जैसे रिफ्लेक्शन होगा वैसे वैसे उस केस के लिए हम वैल्यू लेते चले जाएंगे। तो रेडियस चेंज नहीं होगा, फोकस चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदलता जाएगा। तो वही हमें जो है चेंज करते जाना है और सक्सेसिव रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ते जाना है और हम फाइनल इमेज बना लेंगे। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो इधर क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय 2 रिफ्लेक्शंस। पिछले क्लास में कई रिफ्लेक्शन था? 3 था। इसमें कितना है? 2 रिफ्लेक्शंस। ठीक है, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। अब यहाँ पे M1 कौन है, M2 कौन है, ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको M1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? M2। तुम इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, तुम्हारा आंसर लेकिन अलग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि M1 M2 चेंज कर दिया ना तुमने, तो तुम्हारी मर्जी। अब देखो ध्यान से, अब अभी M1 लेते हैं, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन 4M1। तो M1 कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है कि नहीं? कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे जाएगा, अगर इसका सेंटर यहाँ पे देखो फोकस सेंटर यहाँ पे होगा, तो यहाँ से अगर नॉर्मल डालेगा यहाँ से, तो इधर जाएगा कहीं रे, इधर कहीं कट करेगा, यहीं इमेज बनेगा। तो यानी कि देखो ध्यान से, रे इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है और ये ऐसे चला गया, तो हमारा ये पोल है, तो ये पोल से हम इधर मेजर करेंगे यू, तो यू मेरा निगेटिव आएगा, लेकिन इमेज मेरा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। देखते हैं, तो देखो तो u कितना लोगे? तो -10 सेंटीमीटर।
फोकस कितना लोगे, तो इसका फोकस किधर होगा, इधर तरफ होगा ना कहीं, तो कितना प्लस ना इधर तरफ, तो एफ क्या लोगे +10 सेंटीमीटर। तो इसीलिए क्या लिखेगा 1/v + 1/u = 1/f, है ना। तो 1/v लिख देंगे, 1/f प्लस है ना, तो 1/10 माइनस, और फिर 1/u तो माइनस है तो -1/10। कितना आया बच्चे, 10 एलसीएम आया तो इधर 1 और ये भी माइनस माइनस +1, तो कितना आ गया 2/10 आया, v 1/v ना, तो इसीलिए v की वैल्यू कितनी आ गई, काट दो इसको, तो 1/5 और 1/v, तो v की वैल्यू कितनी आई +5, यानी कि ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, है ना। अब देखो ये जो इमेज बना कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ये इमेज कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, मतलब क्या चाहिए M1 ना, एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट किसके लिए, फॉर कॉनकेव मिरर, यानी किसके लिए, M2 के लिए। तब लिखते हैं सेकेंड रिफ्लेक्शन। सामने से ले लीजिए, सामने से, अरे वो थी है बना हुआ, उसमें नल में खोलिएगा तो मिल जाएगा। उफ, चलो तो देखो तो क्या बोल रहे थे हम कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर M1 एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर। तो भाई अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, तो यानी कि यहाँ से रे जाएगा, तो हम लोग यहाँ से अब रे निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जब यहाँ से बात करेंगे तब यहाँ से रे जाएगा, तो इधर की तरफ जाएगा, रे इस पे पड़ेगा जा करके। तो देखो अब इंसिडेंट रे इधर तरफ जा रहा है, लेकिन हमें अब इसके पोल से डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम पोल से राइट आएंगे और इंसिडेंट रे लेफ्ट जा रहा है, यानी कि फिर से हम इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं, तो डिस्टेंस मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब u की वैल्यू कितनी होगी बताओ मेरे को। तो सर यहाँ से मेजर करके यहाँ तक बताइए। तो देखिए कितना था 45, ये कितना था 10 और ये कितना है 5, तो टोटल कितना होगा 45 + 10 + 5 यानी कितना बताइए जल्दी सा। तो 55 + 5 60 ना, तो ये हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। अच्छा फोकस, यानी इसका फोकस किधर होगा, इधर ही कहीं होगा, कितना पे 20 पे है, तो यहाँ से कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो फोकस भी हम लोग इधर आ रहे हैं, लेकिन इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से इधर जा रहा है, तो फिर से नेगेटिव, ये अब कितना -20 सेंटीमीटर। और वैसे भी कॉनकेव मिरर का फोकस जो होता है वो निगेटिव ही होता है ना। चलो ये हो गया, तो इसलिए क्या लिखेगा 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/v = 1/f - 1/u। तो लिख लो अब यहाँ पे -1/20, ये माइनस है ये माइनस, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/60। एलसीएम बताओ 20 60 का कितना आता है जी, 60 ही आएगा। हाँ हमें लगा 60 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा -3 और +1, तो कितना आएगा -2/60, इधर 1/v, तो v की वैल्यू कितनी आएगी -30 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि ये जो इमेज बनाएगा -30 पे, यानी कि इधर से 45 है ना ये, तो ये 20 इधर कहीं यहाँ पे बनाएगा इमेज। फाइनली I2 यहाँ पे बनाएगा कितना दूरी पे 30 सेंटीमीटर पे बनाएगा। समझ में आ रहा है बात, यानी कि कैसा इमेज बनेगा, निगेटिव बनाना किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो फिर से क्या हो गया, ये रियल ही हो गया, है ना, रियल इमेज बनेगा। तो यार कुछ नहीं करना है, देखना है कि हमें कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है और कौन कौन मिरर को कंबाइन किया है और किस मिरर के लिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इतना तुम सीख गए हो और नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन तुमको निकालने आता है कि पहला किस पे फिर दूसरा किस पे, और सक्सेसिव में हमेशा पहला द्वारा इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा का इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट, तीसरा का इमेज चौथे के लिए ऑब्जेक्ट, अगर ये आपको आता है तो आप सिर्फ प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते जाओ, है ना, और हर एक के लिए लगाते जाओ और आंसर पाते जाओगे। कुछ नहीं है, बेसिक सा है, ठीक है ना, बचपन वाला है। पहले पढ़ते थे ना हम लोग, ये उसका वैल्यू उसमें पुट कर दिए, फिर उसका वैल्यू उसमें पुट कर दिए इक्वेशंस में, है ना, 3-4 इक्वेशंस रहते थे, वही यहाँ पे है ना। तो हम लोग क्या कर, अगले क्लास में हम लोग मिरर फॉर्मूला का ग्राफ पढ़ेंगे, यानी कि अब मिरर फॉर्मूला को हम ग्राफ से समझेंगे
कि कैसे कैसे इमेज क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? और उसके बाद कुछ कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगला लास्ट क्लास जो है खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम्स के लिए, और हम लोग एक लाइफ आएंगे और हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या? रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।